इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ओटी के अंदर यूज होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इक्विपमेंट जो आपको सामने दिख रहा है, इसका नाम है गुडल्स ओरोफेरेंजियल एयरवे। आप इसको ओटी में हमेशा यूज करते हैं और अपनी इंट्यूबेशन ट्रॉली के ऊपर आप हमेशा इसको रेडी करके रखते हैं। और इसका काम क्या होता है? प्रिवेंट टंग फॉल। ये आपकी टंग को पीछे फॉल होने से बचाता है, क्योंकि आप इंट्यूबेशन के दौरान जिस तरह की सेडेटिव ड्रग्स देते हैं और जब आप पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं तो सडेशन ड्रग के इफ़ेक्ट की वजह से आपके टंग के फॉल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने पेशेंट को वेंटिलेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप इसको यूज करके वेंटिलेट करते हैं। और ये डिफरेंट साइज़ में आता है। एडल्ट के लिए ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में अवेलेबल है। बच्चों के लिए 0, 1 और 2 नंबर का आता है। और इसको मोस्टली ओटी में यूज किया जाता है। जो आपका सेकंड इक्विपमेंट्स है उसका नाम है फेस मास्क। आप फेस मास्क को ओटी के अंदर अपने पेशेंट को इंटुबेट करने से पहले वेंटिलेट करने के लिए यूज करते हो, क्योंकि आप जब सेडेटिव ड्रग देते हो तो उससे पहले आप अपने पेशेंट को 3 मिनट के लिए वेंटिलेट जरूर करते हो, क्योंकि आपको इंटुबेशन के लिए वक्त मिल जाए। तो आपका जो फेस मास्क होता है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट के स्टोमक से कुछ कंटेंट निकल के उसके माउथ के अंदर आ जाता है और वो वेंटिलेट के दौरान पेशेंट के स्टोमक में जा सकता है। इसीलिए हमेशा ये ट्रांसपेरेंट बनाए जाते हैं। और ये हमेशा एंटीस्टैटिक रबर्स के बने हुए होते हैं और इनको ईटीओ कराया जाता है। और ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है। 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर एडल्ट साइज़ है, और 0, 1 और 2 नंबर बच्चों के लिए यूज किया जाता है। और इनको कभी भी ऑटोक्लेव नहीं कराया जाता, इनको हमेशा ईटीओ ही कराया जाता है। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स में से आता है। फेस मास्क आप हमेशा पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए यूज करते हो ओटी के अंदर। नेक्स्ट आपका इक्विपमेंट्स जो है वो है एम्बू बैग। इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ये आपका हमेशा आप जो इसको यूज़ करते हो वो इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हो। जब आपके पास किसी भी कंडीशन से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, तब आप अपने पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए एम्बू बैग का उपयोग करते हो। और ये डिफरेंट कैपेसिटी में अवेलेबल होता है। आप इसको एडल्ट के लिए जो यूज़ करते हो वो 1200 ml, जो चिल्ड्रंस के लिए यूज करते हो वो 500 ml, और जो आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए इसको यूज करते हो वो 250 ml का आता है। इसके पीछे एक रिजर्वायर बैग भी लगता है। और अगर आप इस एम्बू बैग को किसी ऑक्सीजन के अटैचमेंट के साथ उपयोग कर यूज करके उपयोग करते हो, यानी कि आप इसमें ऑक्सीजन अटैच करते हो पीछे से, तो आप अपने पेशेंट को 100% इससे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो। और आपके एटमॉस्फेयर, अगर आपके पास अटैचमेंट नहीं है तो आपके एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन लेगा और आपके पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और आप किसी भी कंडीशन में अपने पेशेंट को ऑक्सीजन दे पाएंगे। क्योंकि ये बनाया ही इसीलिए गया है कि जब आपके पास किसी भी रीजन से ऑक्सीजन नहीं है, तब आप अपने पेशेंट को एम्बू बैग करके इजीली सेव कर सकते हो। इसके बाद में आप जो अगला इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसका नाम है एलएमए। एलएमए जो होता है वो डिफरेंट साइजेस में आता है और डिफरेंट इसके नाम होते हैं। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये मैकिन्टॉश लेरिंगोस्कोप है। इसके डिफरेंट साइजेस हैं। ये आपके पास जो एडल्ट साइज होता है वो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में अवेलेबल होता है। ये आपकी लेरिंगोस्कोपी करने के काम आता है और ये आपके ग्लोटिस को विजुलाइज कराता है, जिसके थ्रू आप अपने पेशेंट को ईजिली ट्यूब डाल सकते हो। और चिल्ड्रंस के लिए ये 1 नंबर और 2 नंबर में अवेलेबल होता है। बच्चों के लिए ये मिलर मिलर ब्लेड्स के नाम से आता है, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि आगे से उसका जो टिप होती है वो थोड़ी कर्व होती है। वो सिर्फ बच्चों के लिए ही यूज़ करते हैं। डिफरेंट साइज़ के ब्लेड होते हैं। एक लेरिंगोस्कोप का ब्लेड होता है जिसका नाम होता है मैकॉय। ये आप डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसमें बेनिफिट ये होता है कि उसकी जो टिप होती है वो मूवेबल टिप होती है, यानी कि आप उसकी टिप को, एक पॉइंट्स होता है उसको प्रेस करके आगे से उसकी टिप को मोड़ सकते हो। कर्व टिप होती है। जो पेशेंट आपके डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए होते हैं, जैसे कि जिन पेशेंट की शॉर्ट नेक होती है
ऐसे पेशेंट में, या जिनकी गर्दन बहुत मोटी होती है, ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो आपके डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के पेशेंट होते हैं, उनमें आप मैकॉय को यूज कर सकती हैं। मिलर ब्लेड आप हमेशा स्ट्रेट ब्लेड होता है, कर्व टिप होता है, ये आप हमेशा बच्चों के लिए यूज करते हैं। ये 0, 1 और 2 नंबर का बच्चों के लिए अवेलेबल होता है। लैरिंगोस्कोप को यूज़ करते वक्त कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए, जैसे कि इसके अंदर जो बल्ब लगा होता है वो बल्ब हमेशा टाइट होना चाहिए। आपको समय पे आके इंट्यूबेशन ट्रॉली पे इसको चेक करना है। इसके जो अंदर यूज़ होने वाली बैटरीज़ हैं उनको समय समय पे चेक करते रहना है और समय पर बदलना है, क्योंकि जब तक आपके इसमें पूरा विजुअलाइजेशन के लिए लाइट नहीं होगी तो फिर इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इमरजेंसी के टाइम पे हमेशा ऐसी चीज़ें आपको फंसा देती हैं, क्योंकि आप जब पेशेंट को इंट्यूबेट कराते हैं तो आपकी ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से रेडी होनी चाहिए, ताकि आप इजीली अपने पेशेंट को बिना किसी डिफ़िकल्टी के इंट्यूबेट कर सकें। क्योंकि कोई भी इंट्यूबेशन आपके लिए ऐसा नहीं होता कि ईजी होता है, कोई भी पेशेंट ईजी नहीं होता। हर पेशेंट आपके लिए ऑल द टाइम डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन ही माना जाता है। इसलिए आप हमेशा अपनी ओटी में लैरिंगोस्कोप्स के ब्लेड को पूरी तरह से प्रॉपर रेडी करके रखें, और आप इनको पॉजिटिव केस में यूज करने के बाद ईटीओ कराएं। जब आप इनको ईटीओ कराएं तो इनको बल्ब के साथ भेजें, क्योंकि आपका बल्ब भी पॉजिटिव पेशेंट के साथ ख़राब हो जाता है, और आप ईटीओ कराने के बाद वो बल्ब अगर काम कर रहा है तो यूज करें, नहीं तो फेंक दें। आप जो नेक्स्ट इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसका नाम है आपका एलएमए। जो आपका ये एलएमए आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ड्रेन पाइप लगा हुआ है। देखिए वो टिप के आगे है, जिसको आउटलेट ऑफ ड्रेन फॉर गैस्ट्रिक डिफ्लेशन बोला गया है। कि ये जो ड्रेन पाइप इसके अंदर दिखा हुआ है, इसका सबसे अच्छा काम होता है कि आपके जो स्टोमक के अंदर डिफ्लेशन का काम करता है। यानी कि आपके स्टोमक के अंदर जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चल रही है, अगर वो स्टोमक फूल गया है तो आप इसको पीछे सक्शन अटैच करके आप इसको उसके पेशेंट के पेट को डिकम्प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पर बाइट ब्लॉक का पॉइंट लगा हुआ है, इसको कोई भी पेशेंट चबा नहीं सकता। जैसे आप आइजेल को आपका पेशेंट दांतों से चबा देता है, लेकिन इस पर बाइट ब्लॉक है तो आप इसका पेशेंट आपको इसको चबा नहीं पाएगा, और आपका जो ये एलएमए है वो ख़राब नहीं होगा। एलएमए स्प्रीम जो इसके ऊपर ये सील पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे बलून दिख रहा है, यहाँ से आप एयर डालते हो और इसको प्रॉपर, इसकी ये बेनिफिट भी होता है कि ये प्रॉपर सील बनाता है आपकी, ताकि आपका एयरवे सिक्योर रहे और बाहर से कोई पेशेंट्स के सीक्रीशंस जो हैं वो आपके पेशेंट्स के लंग के अंदर ना जा पाएँ, या अंदर से कोई चीज़ बाहर ना आ पाए। ये एलएमए इन्होंने आजकल मेडिकल लाइन में क्रांति सी ला दी है, क्योंकि ये छोटे प्रोसीजर के लिए बहुत इजीली यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट है आप जिसको यूज करते हैं वो भी आपका प्रोसील एलएमए है। प्रोसील एलएमए भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है, क्योंकि इसमें भी एक ड्रेन ट्यूब बनी होती है जो आपके स्टोमक को डिफ्लेट करने का काम करती है। और इस ड्रेन ट्यूब के साथ में आपको जो ब्लैक कलर का पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से आप एयर डालते हो, और आपके जहाँ पे ये पाइप जा रहा है वाइट कलर का, सामने जो बलून बना हुआ है इसके अंदर आप एयर डाल के इसको अपने एयरवे पे पूरी तरीके से फिक्स कर देते हो। इसका भी यही बेनिफिट है कि आपके पेशेंट्स के सीक्रेशंस इसके थ्रू रुक जाते हैं, वो अंदर नहीं जा पाते, और अंदर से पेशेंट्स का कोई भी कंटेंट बाहर नहीं आ पाता, और आप इजीली इस पाइप के थ्रू पेशेंट के स्टोमक को डिफ्लेट कर देते हैं और सक्शन कर लेते हैं ईजीली। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं और बेनिफिट की चीज़ें होती हैं। ये इनकी एडवांटेज की वजह से आप शॉर्ट प्रोसीजर्स में इनको यूज कर लेते हो और आपको पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं करना पड़ता। आप 1 घंटे के जो प्रोसीजर्स हैं आप उनको इसमें ईजिली यूज करते हो। आप जो नेक्स्ट यूज़ करते हो वो फाइबर ऑप्टिक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए, क्योंकि जहाँ पे डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन होता है और जिन पेशेंट्स में आप ट्यूब नहीं डाल पाते हो तो वहाँ पे आप फाइबर ऑप्टिक यूज़ करते हो। आप इसके पाइप के ऊपर एक ट्यूब चढ़ा देते हो और इसके साथ एक सक्शन अटैच करते हैं, और इसकी जो टिप होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, और आप इसको नेजल इंट्यूबेशन भी कर सकते हो और इसको और माउथ से इंट्यूबेशन भी कर सकते हो। आप इजीली इसके थ्रू देखते हुए पेशेंट के माउथ के अंदर चले जाते हो, और वहाँ से फिर आप इसके ट्रैकिया के अंदर चले जाते हो। ट्रैकिया के अंदर जाके आप कैरेनस देखते हो और फिर वहाँ पे अपनी ट्यूब को इंसर्ट करके देखते हुए विजुलाइज करते हुए इजीली बाहर आ जाते हो। जिन पेशेंट को ओएस से होता है और जिन पेशेंट को शॉर्ट नेक होती है, जिन पेशेंट की गर्दन मोटी होती है, ऐसे पेशेंट में हमेशा डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन होता है, तब आप वहाँ पे हमेशा अपना जो इंट्यूबेशन करते हो आप फ्लेक्सिबल फाइब्रोस्कोप के थ्रू ही करते हो। अगर आप इसके थ्रू
इंट्यूबेट नहीं भी करते हो तो आप हमेशा इसको इंट्यूबेशन के टाइम पे रेडी करके रखते हो। इसको हमेशा सक्शन करके सलाइन से क्लीन करके सेवलॉन से अच्छी तरह से इसको एंटीसेप्टिक करके यूज किया जाता है, और यूज करने के बाद में भी इसको सलाइन से सक्शन किया जाता है ताकि पेशेंट के सीक्रेशन इसके अंदर जमा ना हो और आपको स्कोप को कोई नुकसान ना हो। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर किसी टेक्नीशियन को यूज करना आना चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट यूज करते हो एंडोट्रेकियल ट्यूब है। देखिए जहाँ आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब आपको दिख रही है, जिसको जहाँ पे पेशेंट एंड लिखा हुआ है, दूसरे फिगर में जो कलरफुल फिगर है वहाँ पे पेशेंट एंड है, और ये पेशेंट एंड के पीछे जो पार्ट्स है वो आपका बलून है। पेशेंट एंड के ऊपर एक देखिए मॉर्फी आई भी बनी हुई है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है वो आपका पेशेंट एंड है, और जो पीछे की तरफ पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे आपको 2 नंबर दिखाई देगा वो आपका मशीन एंड है। ये आपके मशीन के एंड से कनेक्ट होगा। और इसके बाद में आपको जो ब्लैक सा पॉइंट दिख रहा है ये आपके बलून को इन्फ्लेट करने के लिए है। ये 3 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप एयर डालेंगे और ये आगे आपके ट्यूब के 1 नंबर के पास जो है ये बलून इन्फ्लेट हो जाएगा और आपकी ट्यूब वहाँ पे फिक्स हो जाएगी। जो इसके ऊपर मॉर्फी आई बनी हुई है, इसका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि जब किसी रीजन से आपके पेशेंट के अंदर बनने वाले, लंग्स के अंदर बनने वाले सिक्रीशंस की वजह से या लंग्स के अंदर किसी भी रीजन से आपकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, तब आपके पेशेंट को इस मॉर्फी आई, जहाँ पे ये आप गोल कट देख रहे हैं, जहाँ पे ये मॉर्फी आई है, इसके थ्रू आपके पेशेंट को ऑक्सीजन मिलती रहती है। यानी कि जिस तरह का ये राउंड फिगर बना हुआ है, तो ये मॉर्फी आई इसीलिए हमेशा ट्यूब के ऊपर बनी होती है कि किसी भी रीजन से अगर आपकी ट्यूब आगे से ब्लॉक हो जाए या पेशेंट के लंग से टच हो जाए, कोई भी कारण हो जाए, तो यहाँ से आपके पेशेंट को ऑक्सीजन मिलती रहे। इसके पीछे वाला जो पार्ट है ये बलून है, इसके अंदर एयर डाल के प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर डालते हैं, 3 से 4 ml या 5 ml, या आप उस टाइम पे जब ट्यूब इन्फ्लेट करते हैं तो देखते हैं इसके अंदर आप एयर डाल के आप इसको फिक्स कर देते हैं, और ये आपके ट्यूब वहाँ पे फिक्स हो जाती है। फिर आपकी ट्यूब इतनी ईजिली निकल नहीं पाती, क्योंकि अगर आप इसको बलून को नहीं फुलाएंगे तो जो आप पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं वो फिर बाहर आएगी, और फिर आपके पेशेंट के स्टोमक से निकलने वाला कोई भी कंटेंट या आपके सिक्रेशंस ईजिली आपके पेशेंट के माउथ के अंदर चले जाएंगे। हाउ टू कैलकुलेट द साइज फॉर चिल्ड्रन 1 year to 6 year, एज इन ईयर्स अपॉन 3 + 3.5। इस तरह से आप इस ट्यूब का साइज निकाल सकते हैं 1 से और 6 साल के बच्चे के लिए। अगर आपको एडल्ट का साइज़ की ट्यूब निकालनी है, यानी कि 6 ईयर से एबव के बच्चे के लिए ट्यूब निकालनी है, तो आपकी जो ये एज इन ईयर्स है ये ऑब्लिक में 4 हो जाएगा और 4 + 5 हो जाएगा। तब आप इस तरह से किसी भी एडल्ट की साइज़ की ट्यूब को आसानी से निकाल सकते हैं। और आपके एंडोट्रेकियल ट्यूब्स के ऊपर कुछ ब्लैक पॉइंट्स की मार्किंग भी होती है बलून के पीछे, वो ये दर्शाने के लिए होती है कि आपकी ट्यूब पेशेंट के अंदर है, यानी कि आपका जो वो ये दर्शाने के लिए कि आपके पेशेंट के अंदर जो आपने ट्यूब डाली है इस पर जो बलून है उसके पीछे जो ब्लैक पॉइंट है वो ये बताता है कि आपका बलून उसके अंदर चला गया है। और आप हमेशा ट्यूब को 20 से 22 नंबर के बीच में फिक्स करते हैं, वहाँ पे भी ब्लैक मार्किंग बनी हुई होती है। तो आपकी ट्यूब को फिक्स करने के लिए आपके 2 पॉइंट्स होते हैं जिनको आप अच्छी तरह से देखें जब आप ट्यूब यूज करें। बलून के पीछे का ब्लैक मार्किंग और 20 या 22 नंबर के बीच में एक ब्लैक मार्किंग जहाँ पे आप ट्यूब को फिक्स करते हैं। इन चीज़ों को अगर आप नॉर्मली याद रखेंगे तो आपको कभी भी इंट्यूबेशन कराते वक्त किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑल द टाइम हमेशा ओटी के अंदर यूज करनी है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको हमेशा याद रखना होगा, और ये चीज़ें आप धीरे धीरे ईजिली सीख जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को धीरे धीरे रिमाइंड करते रहेंगे। कोई भी एक साथ किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी नहीं सीख पाता है, उसको सीखने के लिए समय देना होता है। इसलिए आप पढ़ें और उस चीज़ को समझें और उसको यूज करें, बार बार देखें, तब आपको वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। क्योंकि एक अच्छा टेक्नीशियन वही होता है जो इन सब चीज़ों को ईजिली से यूज कर सके। नेक्स्ट आपको ये जानते होंगे वेपोराइजर्स हैं जो आप हमेशा अपनी एनेस्थीसिया मशीन पर यूज करते हैं। इनके थ्रू आप अपनी एनेस्थेटिक गैसें प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं, सीवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, डेसोफ्लोरिन, सबकी मैक वैल्यू भी अलग अलग होती है। ये एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि डेसोफ्लोरिन की मैक वैल्यू 6 होती है, आइसोफ्लोरिन की मैक वैल्यू कितनी होती है, सीवोफ्लोरिन की कितनी होती है।
तो नेक्स्ट ये आपका जो डायग्राम आप देख रहे हो ये है आपका इंट्यूबेशन, यानी कि आपका आप जब पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं यानी कि लैरिंगोस्कोपी करते हो उस टाइम पे आपके पेशेंट्स की पोजीशन क्या होती है। पेशेंट की जो पोजीशन होती है एक लैरिंगोस्कोपी करते वक्त एक्सटेंशन होता है एट एटलेंटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट एंड फ्लेक्शन होता है सर्वाइकल स्पाइन का, जिसके थ्रू आप इजीली से अपने ग्लोटिस को विजुलाइज कर सकते हो और अपने किसी भी पेशेंट को इजीली से इंट्यूबेट कर सकते हो, क्योंकि हर टेक्नीशियन का मेन काम है अपने पेशेंट को इंट्यूबेट कराना और कॉम्प्लिकेशंस को कम करना। जो अच्छे टेक्नीशियंस होते हैं वो कभी भी अपने एनेस्थेटिक के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करते, हमेशा वो अपने एनेस्थेटिक की कॉम्प्लिकेशंस को कम करते हैं और ओटी के काम को सुचारू रूप से चलाते हैं, क्योंकि आपके हाथ में किसी भी पेशेंट की जान निर्भर है, इसलिए अपना काम सावधानी से करें।